लग्जरी वॉचेस, दुबई में आलिशान बंगला, ढेर सारी गाड़ियां और साथ में रशियन कन्याएं, पहने हुए हैं ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड वॉचेस, एवरीथिंग ब्रांडेड, और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया प्रोफाइल। हमारे देश के गांव में एक कोने पे बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम है लल्लन, जिसने अभी अभी अपने जियो का रिचार्ज करवाया है, वो चाहता है अपने फोन पे देखता है इंस्टाग्राम इस प्रोफाइल को और उसका दिमाग फटा का फटा रह जाता है। उसे लगता है दैट यही तो है असली दुनिया, और वो हो जाता है बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड कि मुझे भी ऐसी ही लाइफ चाहिए। उस हैंडल को फॉलो करता है और बन जाता है उसका बहुत ही बड़ा फैन। पर क्या आपको पता है कि इस चमक धमक के पीछे जो इंस्टाग्राम पे आप लोग अक्सर देखते हैं, उसके पीछे छुपा है एक संगीन जुर्म, उसके पीछे छुपा है एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल स्कैम। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे एक $1 मिलियन इंस्टाग्राम स्कैमर जिसको दुबई में अरेस्ट किया गया, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। Well, before starting this video out, let me give a quick shout out to our partners Kuku FM, जिस पर मैंने एक बुक सुनी थी What If। इस किताब को सुनने के बाद ही मुझे इंस्पिरेशन मिली इस वीडियो को बनाने में। Kuku FM एक लीडिंग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर 1000 आवर्स से भी ज्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है, एंड दैट टू इन रीजनल लैंग्वेजेस। मैं तो वॉक करते करते भी इसे सुनता हूं, और अगर आपको भी आपकी नॉलेज गेन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कीजिए Kuku FM। इतना ही नहीं, 250 लोग जो सबसे पहले इसे डाउनलोड करेंगे और यूज करेंगे AK50 का कोड, उन्हें 50% ऑफ भी मिलेगा। सो डू चेक आउट Kuku FM का ऐप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, इसका कंटेक्स्ट बिल्ड करने से पहले हम चलेंगे 7607 किलोमीटर दूर अपने देश से, जो कि है नाइजीरिया। 1990s का समय है, इंटरनेट का क्रेज आ चुका है, बहुत लोग पागल हो रहे हैं बिकॉज देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग, एंड दैट इज इंटरनेट। पर नाइजीरिया की गवर्नमेंट काफी ज्यादा करप्ट है। वो अपने जनता को भूखमरी से मरने दे रही है, बेरोजगारी से मरने दे रही है, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो रही है। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है बाकी देशों की भी इकोनॉमी और इसमें। बट अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर से बढ़ चुका है कि आपको एक चीज बता दूं कि जब अनएम्प्लॉयमेंट और भूख आपके दरवाजे पे दस्तक देता है ना, तो अक्सर लोग अपना ईमान बेच देते हैं, और इसी कारण नाइजीरिया में बना याहू गैंग या फिर याहू बॉयज। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है। वेल, नाइजीरिया में ढेर सारे साइबर कैफे आने लग गए थे, और ठीक उसी समय पे काफी सारे जो युवक थे 18 to 20 ईयर ओल्ड के, वो लोग काफी इंटरनेशनल हैकर्स और मनी लॉन्डरर्स के साथ मिलने लग गए, और उनके साथ वो अंजाम देने लग गए बहुत ही ज्यादा बड़े स्कैम्स को। ये लोग उस समय के, जी हाँ, उस समय के प्रसिद्ध मेल कंपनी याहू, उसके थ्रू काफी ज्यादा फेक ईमेल अकाउंट्स बनाते थे और काफी सारे इंटरनेशनल लोगों के अकाउंट्स हैक करके उनको चूना लगा रहे थे। और इन्हीं लोगों के बीच में एक और व्यक्ति था जो समवॉट सेम एज का था, वो भी इस सारी चीजों में पड़ चुका था। इसके पिताजी एक कैब ड्राइवर थे और उसकी माताजी सड़क के साइड में जाके ब्रेड बेचा करती थी। इसकी हालत इतनी गरीबी में थी कि जब वो अपने गांव में था, अपने टाउन में था, तो वहां पर एक लेडी थी जो उधार में गरीब बच्चों को खाना देती थी। ये जाके उनसे खाना लेता था कि भाई मेरा पेट भर जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। दिस वॉज हिज प्लान। कुछ साल बाद बेचारे की बहन का देहांत हो गया। इसके इलाज के लिए केवल 10,000 रुपए चाहिए थे, बट वो 10,000 रुपए ना होने के कारण वो इलाज नहीं करवा पाए और उसकी बहन की मृत्यु हो गई। और उस टाइम से उसका विश्वास मोरालिटी से, उसका विश्वास ईश्वर से, उसका विश्वास हर अच्छी चीज से उठ गया, और उसे समझ में आ गया भाई पैसा है तभी सब कुछ है। और वो आगे चल के बना वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैमर्स, जिसे आगे चलकर दुबई में अरेस्ट किया गया फॉर फाइनेंशियल स्कैंडल। ये व्यक्ति अपने इंस्टा स्टोरी पर रोज इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल कोट्स डालता था, आलीशान लाइफ के वीडियोस बनाता था, दिखाता था कि देखो जब मेहनत करके मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। कभी दुबई में शॉपिंग, कभी स्कूबा डाइविंग, कभी फुल ब्रांडेड लाइफस्टाइल वाले फोटोग्राफ्स टाइप के पोस्ट डाल डाल के यूथ को पूरी तरीके से अपने तरफ आकर्षित करता था, और पब्लिक पूरी तरीके से बावली थी। मैं बात कर रहा हूं हश पपी उर्फ रैमन अब्बास की। जी हां, और इसके कारनामे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाओगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा।
1990s में चल रहे थे साइबर क्राइम के पीछे। जब लॉ फाइनली स्ट्रिक्ट हुई तो रोमन उर्फ हर्ष पापी को कुआलालंपुर जाना पड़ा, मलेशिया जाना पड़ा इन द ईयर 2014। इस बार इसके दिमाग में था कुछ और भी बढ़ के करना, और ज्यादा डेडली प्लान्स था। इस बार स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे इसकी नजर चली गई थी और उसे पता था कि एक चीज जिसको सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है वो है लोगों का ग्रीड। सबसे प्यारे तरीके से स्कैम यहीं पे किया जा सकता है, बिकॉज उसे एक चीज समझ में आ गई थी ह्यूमन इमोशन के बारे में। अच्छी गाड़ी दिखाओ, अच्छा बंगला दिखाओ, अच्छी लाइफस्टाइल दिखाओ, अच्छी गाड़ी दिखाओ, नो वन केयर्स, एवरीवन विल फॉल फॉर यू। और रेमन को ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर किसी प्रकार से मैंने एक लैविश लाइफस्टाइल बना ली तो लोगों को उल्लू बनाना मेरे बाएं एंड दाएं बजे नहीं ढंग से, दाएं हाथ का खेल है। और इसलिए रेमन ने एक ट्रिप मारी रशिया को। अब आप सोच रहे हो कि रशिया क्यों? बिकॉज रशिया में केवल $240 में 1 घंटे का शूट मिलता है विद प्राइवेट जेट्स, गर्ल्स एंड सुपर कार्स। जी हाँ, वो कार्स, वो प्राइवेट जेट जिसको इन रियल लाइफ आपको $50,000 से भी ज्यादा लग जाएगा रेंट पे लेने के लिए, वो सिर्फ $240 में मिलता है। रेमन ने पता किया कि दुबई में भी ऐसी काफी सारी कंपनीज हैं जो 1 घंटे का केवल 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए लेती हैं और आपकी फेक लाइफस्टाइल जुगाड़ करवा के दे देती हैं। और हर्ष पापी को पता था कि इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होने वाला है, बिकॉज लाखों लोग इसके ट्रैप में फंसने वाले। वेल, प्लान और आइडिया तो सही था, एग्जीक्यूट भी हो गया था, बिकॉज हर्ष पापी ने पैसे दिखाते दिखाते काफी सारी चीजें कर ली। बाद में इसने न्यूज आर्टिकल्स खरीदने शुरू कर दिए, उधर अपने पोस्ट खरीदने शुरू कर दिए, अपने आप को वेरीफाइड तक करवा लिया। इंस्टाग्राम पे अभी भी जाके देख सकते हो 2.5 मिलियन की फॉलोइंग अभी भी है, उससे ज्यादा की है। अक्रॉस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये एक सेलिब्रिटी बन गए थे, लोगों के दिमाग पर छा गए थे। उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड नाइजीरियन किंग ऑफ कैश तक बना दिया था। और उनके टीम में थे 12 लोग, 12 पीपल वर देयर इन हिज टीम, जो कि एक बहुत ही बड़े स्कैम को अंजाम दे रहे थे जिसके बारे में किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी। वो लोग स्कैम कर रहे थे, इनकी सोशल मीडिया इमेज सुधार रहे थे ताकि ब्रांड्स के बीच में इनका ऑरा बना रहे। बाय द वे, अगर आपको और भी इस तरह के स्कैम वीडियोस आगे भी चाहिए तो वी आर टारगेटिंग 20,000 लाइक्स इन दिस वीडियो। अगर आ जाते हैं तो और स्कैम वीडियोस आएंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, स्मूथली चल रहा था, पर अचानक से लोगों को उसकी लैविश लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस करते करते ये सोचने लग गए कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये कहता तो है कि मैं रियल एस्टेट मोगुल हूं, बट इतना कहां से? लोग सोचने लग गए कि आखिर इतने सारे पैसे ये कैसे कमा सकता है। इसकी लाइफस्टाइल लेकर गुशी, अरमानी ये सब तक भी इसको फंड करने लग गए। बट गुशी, अरमानी ठीक है स्पॉन्सर कर रहे हैं, बट इतनी सारी लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे हो सकता है? बिकॉज लाइफस्टाइल ये जो दिखा रहा है वो $1 मिलियन लाइफस्टाइल है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के पास भी नहीं है। और इसके पीछे था एक राज था जिसे क्रैक करने के लिए एक पैरेलल मिशन चल रहा था जिसका नाम था फॉक्स हंट के नाम पे यूएसए पे ये चल रहा था। और वेल, आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये राज में ये जो स्कैम चल रहा था ना, वो टोटल अमाउंट था $430 मिलियन। जी हाँ, और ये इसकी जो टीम थी 12 लोगों की, वो एक स्कीम चलाती थी जिसे कहते हैं VEC या फिर BEC। फुल फॉर्म बता दूं, वेंडर ईमेल कॉम्प्रोमाइज या फिर बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, जिसमें जो टॉप कॉर्पोरेट्स होते ना उनकी ईमेल्स को हैक किया जाता था, फिशिंग की जाती थी और उसको हैक करने के बाद पैसे लूटे जाते थे। पर अब आप लोग सोचोगे या फिर आप कहोगे कि यार अभिषेक भाई, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट्स ये तो काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं, काफ़ी अच्छी इसमें सारी चीज़ें होती है, तो ये कैसे हैक हो जाते हैं? आप ये बता सकते हो। और इन पर तो ज़्यादा न्यूज़ भी हमको देखने नहीं मिलती है, रिपोर्ट नहीं होते क्या? तो आपको बता दूं कि यूएसए के 40% साइबर क्राइम्स हर साल कॉर्पोरेट ईमेल्स में ही होते हैं, नॉट जस्ट नॉर्मल कंज्यूमर्स, बिकॉज इसमें पैसा बड़ा इन्वॉल्व रहता है। और बिकॉज ये जो फर्म्स रहते हैं उनको अपने रेपुटेशन का सवाल होता है, उनको पता रहता है कि यार अगर ये चीज़ें ज़्यादा बाहर आएंगी तो लोगों का हम पे ट्रस्ट जाएगा कि कैसे सिक्योर्ड सिस्टम है, इसलिए इनको वो खुद अंडर रिपोर्ट करते हैं या फिर सिंपली अपने सिस्टम पे वर्क करते हैं, एडवांस सिक्योरिटी लगाते हैं, बट उसको रिपोर्ट बहुत कम करते हैं। हर्ष पपी और उसकी टीम पहले तो कॉर्पोरेट सर्वर्स में घुस जाती थी, फिर ऑलमोस्ट सिमिलर आईडी कॉर्पोरेट आईडी बनाते थे विद हार्डली 1 लेटर का डिफरेंस, या आप पता भी नहीं कर पाओगे, इतना ऑथेंटिक टाइप का मेल बनाएंगे, डिफरेंस ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता था।
इसके बाद वो लोग सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट लगा के मेल फिशिंग करते थे और दोनों का मिक्स करके एक प्लान बनाते थे लूटने के लिए कॉर्पोरेट्स को। ये सामने वाले के साइकोलॉजी को समझते थे, उसके साथ खेलते थे, उनको पता था कि सामने वाले को किस तरह का रिस्पॉन्स पसंद है, क्या पसंद है, और उसके बाद एक अर्जेंसी क्रिएट करते थे। एग्जाम्पल दे देता हूं मनी पेमेंट की अर्जेंसी कैसे। मान लीजिए एक ऑपरेशंस टीम किसी कंपनी का उसका ईमेल आईडी बना दिया, उसके बाद अकाउंट्स टीम को मेल किया। अकाउंट्स टीम के पास हमेशा एक प्री अप्रूव्ड अमाउंट होता है कि आप इतना सैंक्शन कर लो बड़ी बड़ी कंपनीज में, ठीक है। तो यहां पर ऑपरेशन टीम बोलेगा कि हम XYZ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, हमारे पास कैश की कमी हो गई, फटाफट आप $1 मिलियन जितने जल्दी हो सके दो, वरना काम रुक जाएगा, बाद में बॉस आपको चिल्लाएंगे। अकाउंट्स टीम सोचते कि यार ये तो जेन्युइन है, चलिए कर देते हैं। ये लोग कभी भी फेक आईडी, फेक लाइफ, फेक क्रेडेंशियल्स के साथ, कभी कभी तो फेक वेबसाइट बनाने के साथ साथ, लिंक्स के साथ साथ अपना हिट एंड ट्रायल कॉर्पोरेट्स में लगाते थे, और ये कर करके $430 मिलियन का चूना लगा दिया था। इनकी लैविश लाइफस्टाइल के बाद, हश पपी की लैविश लाइफस्टाइल के बाद, बिकॉज ये बार बार गुशी, अरमानी, इन सब की चीजें खरीदते थे, गुशी वाले भी इनको स्पॉन्सरशिप देने लग गए, बिकॉज उनको तो पैसे से मतलब है, उनको पता है ब्रांड इमेज अच्छी बन रही है, देते हैं। लेकिन जब मिशन फॉक्स हंट चल रही थी, जो FBI और इंटरपोल साथ में चला रही थी, तो ये भारी पड़ गया हश पपी पे। हश पपी को एक दिन मैसेज आया फ्रॉम गालिब आलूमारी, अक्का उसको ब्लैकवुड भी कहते थे काफ़ी सारे लोग, जो खुद एक बहुत बड़ा स्कैमर था। एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी में को चूना लगाया था उसने ठीक 6 महीने पहले, जिसके कारण वो कनाडा के जेल में भी रह के आया था। तो आलूमरी ने स्नैपचैट पे जब बात करी प्राइवेटली हश पपी से, तो इन दोनों की दोस्ती हो गई, बिकॉज वो बोलते हैं ना स्कैमर भाई भाई, उस टाइप से। तो उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि दोनों का मोडस ऑपरेंडी सेम है। तो ये बंदा उसको बोलता है हश पपी को, देखो बहुत बड़ा पैसा आने वाला है अपने पास, ब्लैक वाला 3 फेक अकाउंट चाहिए, कट आपको देंगे। रेमन उर्फ हश पपी बोला ठीक है भाई, हम प्रबंध कर देंगे, हम करते हैं। कुछ दिन बाद आलूमरी बोला कि यार अब मुझे और 2 अकाउंट्स चाहिए। हश पपी बोला ठीक है, फिर अपन कर लेंगे। सो जो डेट डिसाइड हुई थी वो था February 12, जब ये सारे अमाउंट्स आने वाले थे इन अकाउंट में, हैकिंग द्वारा जो अमाउंट्स आने वाले थे। लेकिन 12 फरवरी के दिन ना केवल 6 में से केवल एक ही अकाउंट में पैसा है, वो भी $50,000 आया वायर ट्रांसफर के कारण, जिसके कारण ये दोनों सोचने लग गए कि यार कहीं जिस बैंक के साथ हम ये सारी धंधली करने वाले हैं वो अलर्ट तो नहीं हो गए। तो दोनों डिसाइड करते काम करते इस मिशन को अंजाम तो देंगे, लेकिन कुछ वीक्स रुक जाते हैं। उनका डाउट था, और उनका डाउट बिल्कुल सही था, बिकॉज बैंक ऑफ माल्टा को फाइनली $17 मिलियन गायब होने के उनके बुक से आभास हो गया था, और इसलिए उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम को बंद कर दिया था। और साथ में इंटरपोल और FBI का शक सच्चाई में बदल चुका था। दे न्यू दैट देयर इज समथिंग फिशी ओवर हियर। फाइनली एक दिन हश पपी अपने शो ऑफ के चक्कर में, अपनी शो ऑफ वाली जिंदगी के चक्कर में एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर बैठा। उसको एक ब्रांड ने केक भेजा था, बर्थडे केक भेजा था उसके बर्थडे पे, और ये भाई साहब भावनाओं में बह गए और अपने पोस्ट पे उन्होंने अपनी एग्जैक्ट बर्थ डेट, बर्थ ईयर, लोकेशन सब लिख दिया। FBI को इसी दिन का इंतजार था। FBI ने वो डिटेल्स ली, डेट ऑफ बर्थ ली, ट्रैक किया हश पपी का वीजा एप्लीकेशन, और वहां से इनको सारी डिटेल्स मिल गई। इन्होंने सारे ट्रैक कर लिए, इससे कौन से एसोसिएटेड बैंक से कहां से कैसा पैसा आ रहा है, कौन से फोन नंबर से, और सब कुछ ट्रैकिंग चालू हो गई। और हश पपी जब एक दिन अमेरिकन लॉ फर्म और एक इंग्लिश प्रीमियर लीग को $123 मिलियन का चूना लगाने का सोच रहा था, और जब उसके 12 लोगों की टीम उसके दुबई के पेंट हाउस में आराम की नींद सो रही थी, तब FBI ने धावा बोल दिया। घर से मिले more than 36 करोड़ रुपीस का कैश, 47 स्मार्टफोन्स, 18 करोड़ की गाड़ियां पार्किंग में थी, और 1.94 मिलियन विक्टिम के रिकॉर्ड्स मिले, और ढेर सारे लग्जरियस वॉचेस। पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया, और नाइजीरियन एयरपोर्ट पे फाइनली हश पपी के बाकी सारे साथी भी अरेस्ट हो गए। सो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से एक इंसान की ग्रीड को एक्सप्लॉइट किया जाता है आजकल के इंस्टाग्राम वर्ल्ड में। किस प्रकार के वर्ल्ड का 16th मोस्ट एक्टिव साइबर क्राइम वाला प्लेस, दैट इज नाइजीरिया, सिखा गया कि क्यों हमें ब्लाइंडली दूसरों की लैविश लाइफस्टाइल के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्यों हमें सतर्क रहना चाहिए, और क्यों सावधानी बरतनी चाहिए, रैदर देन गेटिंग क्रेजी कि वाह यार इसकी लाइफ है तो हमको भी ऐसे करना है। अगले स्कैम स्टोरी जानने के लिए कमेंट्स में लिखिएगा दुबई। जितने ज़्यादा कमेंट्स हमें दिखते हैं दुबई के नाम से, उतने जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।